धर्मपाल शर्मा जी, आप तैयार हैं संबोधन राउंड के लिए? हाँ जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 3 चीज़ कही गई हैं कि आपके क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं, आपका सोच क्या है आपके क्षेत्र के लिए और जनता आपको क्यों चुने। आप 3 मिनट पूरा करने की कोशिश कीजिए, 3 मिनट पूरा कीजिए। 2 मिनट में मैं पहली बेल दूँगा, 2.5 मिनट के बाद दूसरी बेल दूँगा, तीसरी बेल मैं लास्ट मोमेंट पे दूँगा। धर्मपाल जी तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को आमंत्रित किया। मैं किल्यात हल्का का जो नाम है कपिल मुनि के स्थल से है। कपिल मुनि का एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। वहाँ पर एक ब्रिक टेम्पल है जो एक बेजोड़ नमूना है कला का। उसमें कोई गारा, चूना, सीमेंट किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। और केडीबी ने तो कुशेतर डेवलपमेंट बोर्ड ने तो अपने उसमें लिया और पुरातत्व स्थल है वो, उसका उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी जो किल्यात में स्कोप है उद्योग का, वहाँ पर आज तक कोई HSIDC का सेक्टर नहीं और उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया गया। अगर मेरे को जनता ने मौका दिया तो मैं वहाँ नए नए उद्योग स्थापित कराऊंगा, नए नए आयाम स्थापित करूंगा, जिससे बेरोजगारों को, विशेषकर युवा साथियों को जो टेक्निकल हैंड है उनको रोजगार मिल सके। जैसे रूरल आर्टिजन की बात है, ग्रामीण दस्तकार है, ग्रामीण पेशावर लोग हैं, उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा और वो अपने नए नए फील्ड में जो उनके काम है उसमें आगे बढ़े। रही बात शिक्षा की, आज तक किल्यात हल्का का जो पिछड़ापड़ है, पीछे सर्वे हुआ था, सबसे पिछड़ा इलाका है शिक्षा के मामले में किल्यात। किल्यात में मात्र 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 7 हाई स्कूल है और यहाँ ना कोई बहुत तकनीक कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ना शिक्षा की कोई भी ऐसी संस्था है। सरकारी एक कॉलेज आज तक तैयार हुआ है कस्तूरबा गांधी के नाम से, वो भी इंतज़ार कर रहा है आधारशिला की, उसकी आधारशिला नहीं रखी गई, गिरी जाएगा वो। मैं शिक्षा पे विशेष जोर दूंगा ताकि हमारे हलके के बच्चे पढ़े लिखे और उनसे आगे बढ़े। युवा की बात रही, खेल की बात रही, हमारे हलके में प्रतिभा तो है, उनको आगे नहीं लाया जाता। किल्यात हलके में जैसे राजौंद एक हलका है किल्यात में, राजौंद का एक युवा मनोज के नाम से वो विश्व में नाम किया उसने किल्यात हलके का, लेकिन कोई खेल के प्रति कोई ध्यान नहीं, कोई स्टेडियम नहीं है। जो आज तक स्टेडियम है वो भी ऐसे ही मक्खी मार रही है, घास तक भी उसकी खोदी जा रही। और रही व्यापार की बात, किल्यात मंडी अच्छी वीट के हिसाब से, कॉटन मंडी, पेडी की काफ़ी पैदावार होती है किल्यात हल्का में। किल्यात हल्के के किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आज तक हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से पंजाब को सड़क गई है, कई साल से वो सड़क वैसे की वैसे पड़ी है। आपका समय ही खत्म होता है शर्मा जी। राजेश अम्बरसर जी, अब आपकी बारी। आप तैयार हैं तीनों विषयों पर बोलने के लिए? डेफिनेटली। राजेश जी, आपका समय शुरू होता है। मैं राजेश अम्बरसर। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक मैं इसमें 6 में आने पर आपका बहुत धन्यवादी हूँ। किल्यात हल्के की मुख्य समस्या है शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कें और खेलों का कमी और स्वास्थ्य और मनरेगा के तहत कार्यों में BPL के ऊपर और इंदिरा आवास योजनाओं के तहत जो फैसिलिटी दी गई है गरीबों तक, हमने उनको मतलब कि अच्छे तरीके से पहुंचाना है और गरीब वर्ग को एक अच्छे ध्यान में रखते हुए और युवा वर्ग का नशे का प्रकोप हरियाणा के युवाओं में बहुत ज़्यादा फैल गया है। मैं उनको नशा मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये समस्याएं जितनी है बिजली, पानी, यातायात और सड़कों की और प्राइमरी चीज़ों की, रादर वी कैन से कि प्राइमरी चीज़ों की जो समस्याएं हैं, प्राइमरी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में मतलब जो ये समस्याएं हैं इनको उसको मैं निदान करूंगा। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाऊंगा, जीवन स्तर बच्चों का, कि उनका जीवन स्तर कैसे, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों की भावना, और उसके बाद उनको वहाँ पर हर प्रकार का
एक ऐसी एजुकेशन दूंगा जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे रेज करे कि वो आने वाले समय में देखे कि कलायत हल्का नहीं है, ये कलायत नहीं है, ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूंसी बन के उभरे। क्योंकि कलायत की जो मेजर समस्याएं हैं, कलायत के अंदर आज तक एक मेन रोड है, तो मेन रोड के ऊपर भी अभी तक मतलब कि कोई कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है। तो उसको मतलब कि कलायत के अंदर की सबसे पुराना, जैसे कि हमारे पहले प्रतिभागी ने बताया कि कलायत आध्यात्मिक धरती है कपिल मुनि जी की, उस कपिल मुनि जी को भी एक दर्शनीय स्थल के रूप में जानकारी हमें दिलवानी चाहिए और हमें उसके साथ हैं। और इसमें मतलब कि हमने अपने को जितना भी ज़्यादा जनता के प्रति समर्पित भाव, अनुशासनात्मक तरीके से कार्य करके, जिस प्रकार एक सैनिक सीमा के ऊपर अच्छी तरह से ईमानदारी और सच्चाई और सफाई से पहरा देता है, मैं जनता के लिए इस प्रकार सच्चा सिपाही बनकर जनता की सेवा करूंगा। और मुझे इस बात में भी कोई संकोच नहीं है कि हल्के के अंदर कि 3 दिन लगातार यदि कलायत की जनता मतलब कि इन समस्याएं बहुत है, कलायत के अंदर पानी की निकासी की समस्या है, गांव के अंदर तालाब भरे हुए हैं जिससे स्वास्थ्य बहुत सतर मतलब कि बच्चों बीमार होते हैं, मतलब गिरा हुआ है, और हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो जो प्राइमरी जितनी भी नीड्स है ना व्यक्ति की जीवन की, तो उनके ऊपर में बिल्कुल मेरा सबसे पहले प्राइमरी क्वालिटी ऑफ लाइफ रेज करना है और जीवन सत्र को आगे बढ़ाना है और युवाओं को नशा मुक्त और गरीबों को हर घर में मतलब ऐसा घर लगे कि मेरा हल्के का, जिसके अंदर ये लोग कहें कि किसी हल्के के अंदर है तो ये कलायत हल्का राजेश है। जी, आपका समय यहीं खत्म होता है। थैंक्स। और संबोधन राउंड में आगे बढ़ते हुए अब चलेंगे नरेश ढांडा किठाना जी के पास। आप तैयार हैं? हाँ ठीक है। जैसा नरेश जी, संबोधन शुरू कीजिए। मैं नरेश डांडा किठाना अलका कलायत से। कलायत कपिल मुनि जो विष्णु के 6ठे अवतार हुए हैं उसके नाम से पड़ा हुआ है जी। अलके का नाम 1952 में ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद अभी 2009 में 2 अलके और तोड़कर राजौंद और पाई के गांव मिलाकर ये तीनों के स्वरूप अलग से बना दिया गया। इसमें तीनों अलकों की अलग अलग समस्याएं हैं। राजौंद साइड चले जाओगे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और पानी की समस्याओं की वजह से वहाँ आसपास के जितने गांव हैं उनमें तकरीबन हद से ज़्यादा ये काला पीलिया पहुँच चुके हैं। जो गरीब लोग हैं वो इलाज करवाने में असमर्थ हैं, तो वो अपने पैसे से पीजीआई में या कुछ सरकार ने अब कुछ सुविधाएं दी हैं। स्टार्टिंग उन्होंने बड़े पैसे लगा कर उन्होंने अपना इलाज करवाया है। तो कलायत की बात करते हैं तो कलायत में शिक्षा के नाम पर आज तक कोई भी संस्थान नहीं है, जबकि कागजों में बड़े बड़े लीडर हैं। आज तक जब से आज़ादी हुई है आज तक किसी ने भी शिक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया है। इसके लिए हम यही है कि और सबसे बड़ी समस्या गांव में ये सारा आबादी वाला मतलब गांव की आबादी वाला क्षेत्र है। उसमें गांव में जो भैंसों का पानी पीने के लिए होते हैं उसमें कहीं भी पानी अगर ये ट्यूबवेल लगा देते हैं और ट्यूबवेल का पानी भैंसें पीती हैं तो उसको जो कटड़ू है वो या उनका थन खराब हो जाता है या कटड़ू उनका मर जाता है। तो किसानों का मतलब कि खेती के साथ साथ पशु का भी किसान उससे लाभ उठाता है, लेकिन वो उस लाभ से वंचित हो जाता है। तो इसमें यही है कि हाँ भाई अगर हमारे को मौका मिलता है तो हम सबसे पहले गांव में जहाँ भी नहर होगी या रजवाए होंगे वहाँ से सीधे पाइप तालाबों के लिए लेके आएंगे अलग से, और गांव का जो गंदा पानी है उसके लिए अब हम अलग से गांव से बात करेंगे, गांव की पंचायत से बात करेंगे, उसके लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। और शिक्षा के लिए हम यहाँ जल्दी से जल्दी कॉलेज खोलने का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों में 2 ITI का निर्माण हुआ है राजौंद और कलायत के अंदर। अभी पहला कदम ही है सरकार की तरफ से, और ये अब मैं ना कहूँ तो मतलब हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र में अगर नाम आता है तो कलायत का है। आज तक कलायत में मंडी है, जो मंडी को बड़ी नहीं बनाया गया है। वहाँ आड़तियों को वहाँ चारों तरफ कपास का या जीरी का जो साधन है मंडी को टाइम में उनको बड़ा दिक्कत आने का काम होता है। तो साथ ही साथ जो खेलों में बच्चों की समस्या है उसको दूर करने के लिए हर गांव में ग्राउंड बनाने की कोशिश की जाएगी और उनके लिए कोच भी रखा जाएगा जिससे वहाँ की प्रतिभा ऊपर उभर के आए। और सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की है। वहाँ 2 CHC है लेकिन 6 डॉक्टर हैं हर की जगह। आज भी दोनों CHC में सिर्फ एक डॉक्टर काम कर रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ के गांव में चिकित्सा का बहुत बुरा हाल है। जब तक जवान स्वस्थ नहीं हो गए तो वो काम क्या करेंगे। नरेश जी, आपका समय ही समाप्त होता है।
और इसके साथ ही संबोधन राउंड यहीं पर समाप्त हो चला है। वक्त भी हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर इन सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों का जवाब देने के लिए सवाल जवाब राउंड में। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। आइए सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक अंक मिलेगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का अलग से एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक सा होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी करके आ सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, जूरी सदस्य तैयार। पहला जो सवाल आपसे पूछेंगे नरेश ढांडा जी, आपसे शुरुआत करेंगे और नरेश जी से पहला सवाल पूछेंगे प्रोफेसर आहूजा। नरेश जी, यदि आप चुने जाते हैं अपने हल्के से एमएलए, लेकिन चुने जाने के बाद भी आप विपक्ष के विधायक रह जाते हैं, तो उस स्थिति में अपने इलाके में कैसे विकास करवाएंगे आप? हम सर सरकार की तरफ से विपक्ष के हैं, लेकिन जनता तो हमारे साथ है। हमारे को जनता ने चुन के भेजा है। हम उस हल्के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको उस हल्के के लिए तो सरकार हम ही रहेंगे। उन हल्के के जो भी अफसर आएंगे या जो की व्यवस्था होगी उनकी मीटिंग लेके सबको बोल दिया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, ये इलाका इस इलाके ने हमारे को वोट दे के हमको भेजा है। वो अलग बात है किस पार्टी की सरकार बनती है ना बनती है, तो हम उन अफसरों को बोल देंगे भैया काम तो आपने करना पड़ेगा। नरेश जी, काम के लिए। हाँ सर। आपको लगता है कि इतना बोल देने से विपक्ष में विधायक होने के बाद काम हो जाएंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर हम उसके हम जनता के साथ लेके हम सीएम साहब से मिलेंगे, विधानसभा में उसकी आवाज़ उठाएंगे। और आज आप मीडिया सबसे बड़ी चीज़ हो गए हैं। आज लेकिन प्रैक्टिकली देखने में ये आता है कि पक्ष के उस विधायक की भी सुनवाई नहीं होती जो सीएम के गुड बुक्स में ना हो, तो आप विपक्ष में होने के नाते कैसे काम कराएंगे उसको? नहीं सर, क्यों नहीं कराएंगे? हम मीडिया को साथ लेके जाएंगे। अगर मीडिया हमारे साथ रहेगी तो पब्लिक जनता हमारे साथ रहेगी, तो सरकार कोई भी हो उसको काम करना पड़ेगा पब्लिक का। जी, थैंक यू। मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जंगवाल।